हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला के इकोनॉमी के सेक्शन में हम लोग आज जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो हमारा लास्ट सेक्टर होगा इस सेक्शन में, इकोनॉमी के सेक्शन में। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम लोग जो देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे वो पहले हम क्लियर कर देते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन को पहले, कि क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और कौन कौन से टर्म या कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजी बनी कि जैसा कि हम लोग अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानते थे कि इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार अपने आप को बदला और कोशिश किया कि हम लोग एक्सपोर्ट में अपने क्वांटिटी को बढ़ाएं और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सके। तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई गई जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे सेज, ईपीजेड जो पहले हुआ करता था, एईजेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल जोन, ईएसटीपी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो इस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो इंडिया की अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, क्या क्या चेंजेज आया, पहले क्या पॉलिसी थी, क्या जब ग्लोबलाइजेशन आया गया, जब 1991 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके बाद क्या क्या चेंज आया हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपको क्वेश्चन हर साल लगभग आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये मजेदार भी है, समझने में भी मजा आता है इसको। और इससे क्वेश्चन या तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसके टर्म्स पर, जैसे बीओटी क्या है, सीएस क्या है, सीएडी क्या है, तो आपको डायरेक्ट या तो इसके डिफिनेशंस पर क्वेश्चन मिल जाते हैं या इसके एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन से भी ज्यादा जो आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा, तो आपको ये बीओपी समझकर पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आप उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या उपयोग होता है या उसका किस प्रकार यूज किया जाता है बीओपी को मेंटेन रखने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एक्सटर्नल सेक्टर का, वो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफी हद तक इंपॉर्टेंस रखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हो कि कोविड-19 के कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित हुई है और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर बीओपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो इस एग्जामिनेशन को देख के भी हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एक्सटर्नल सेक्टर टॉपिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमा को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफडीआई, जो अगला कह सकते हो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ले हम, तो आप एफडीआई को भी बहुत इंपॉर्टेंस दोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसे तो दोनों टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट और एफडीआई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एफडीआई को समझना या एफडीआई में जुड़े हुए टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो या तो सीधे एफडीआई के डिफिनेशन से आ जा रहा है या इसके एप्लीकेशन या इसके करंट न्यूज से कनेक्ट करके दिया जा रहा है। करंट अफेयर को देखोगे तो आपको उसमें हर इकोनॉमी के न्यूज में आपको एफडीआई रिलेटेड न्यूज हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एफडीआई को समझना भी जरूरी है ताकि करंट अफेयर के उस न्यूज को आप अच्छे से समझ सको। एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, जिसे कहा भी जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज या आपका फॉरेन में आपका कितना पैसा जमा है, ये सारे चीजें आपके इकोनॉमी को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक्सटर्नल सेक्टर हमेशा इकोनॉमी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिससे आपको काफी क्वेश्चंस हर साल दिखाई देंगे और वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें उलझेंगे नहीं, आप सीधा आंसर मार सकते हो। तो पहला सवाल उठता है एक्सटर्नल सेक्टर को पढ़ने से पहले कि हम ग्लोबलाइजेशन या हम बाहर की ओर क्यों देखें, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की ओर व्यापार को लेकर क्यों देखें, क्वेश्चन अराइज होता है हमेशा मन में।
तो आपको पहले भी हमने बताया था अपने क्लासेज में कि दो तरह की इकोनॉमी पाई जाती थी, एक होता था क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता था ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता था ये हमने आपको पहले क्लास में बहुत क्लियर समझाया था, फिर थोड़ा सा आज रिवीजन कर लेते हैं कि क्लोज इकोनॉमी मींस क्या हुआ कि वैसा इकोनॉमी जहां पर आपके जो लोग हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं, हम उनकी जरूरतों को देखते हुए हम उन्हीं चीजों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक तरीके से कहो तो हम अपने लोगों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पूरा इंडस्ट्री लगाए हुए हैं। मींस मान लो कि हमारे देश में हमें फूड ग्रेन्स की आवश्यकता है तो हम कृषि पर बहुत जोर दिए। मान लो लोगों को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरिंग पर हमने ध्यान दिया। मतलब क्या है कि हमें जो जरूरत होगा हम वही बनाएंगे, और ना हम बाहर सामान भेजेंगे ना हम बाहर से सामान लाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हर एक देश हर मामले में हर इंडिकेटर्स पर फिट बैठ रहा है? क्या हर देश हर कुछ बना सकता है? जैसे मान लो इंडिया को ही लो, तो हमें अपने मान लो मोटरसाइकिल को चलाना है या हमें कार चलवाना है तो उसके लिए हमें पेट्रोलियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या वो तो हमें हर हालत में बाहर से मंगाना पड़ेगा। यानी हम बहुत सारा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जब आप बाहर से सामान इंपोर्ट करोगे, बाहर से सामान मंगाओगे, जिस देश से भी आप सामान मंगाए, तो आप जब उससे सामान मंगाओगे तो आपको उस देश को पेमेंट करना पड़ेगा, और जब आपको उस देश को पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको उसी देश के करेंसी में आपको उसे पेमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि आप जैसे मान लो कि हम अगर यूएई से तेल मंगवाए और हम मान लो उसको पेमेंट कर रहे हैं उसकी करेंसी में, तो वो करेंसी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो हम इसके लिए अपने करेंसी को कन्वर्ट करेंगे उसके करेंसी में और उसे पेमेंट करेंगे। तो ये क्या हुआ कि हम इंपोर्ट किए, हम इंपोर्ट करके उस देश की करेंसी का यूज किए, यानी कि हमारे देश से करेंसी उस देश में गई। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है कि जितना आपका फॉरेन करेंसी गया उतना ही फॉरेन करेंसी आपके पास आनी भी चाहिए। यह नियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यही रूल है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जितना फॉरेन करेंसी आपके देश से बाहर जाएगा उतना ही फॉरेन करेंसी आपके देश में आना भी चाहिए। यह आपको रखना पड़ेगा और इसे मेंटेन रखने की जिम्मेवारी आरबीआई की होगी। तो आरबीआई क्या कह चाहेगी कि जब हम इंपोर्ट किए तो हमें पेमेंट जब करना पड़ा, फाइनेंशियल हमने यूज किया और हमने फॉरेन करेंसी को जाने दिया अपने देश से, तो हमें उतनी ही फॉरेन करेंसी अपने देश में लानी पड़ेगी। तो कैसे फॉरेन करेंसी आएगी? जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम अपना सामान किसी और देश को बेचेंगे। जब हम अपना सामान किसी और देश को बेचेंगे तो वो देश जब हमें पेमेंट करेगा तो वो अपनी करेंसी में करेगा, तो हमारे यहां फिर से फॉरेन करेंसी वापस आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कहता है कि जितना आपके यहां से फॉरेन करेंसी गई उतनी ही फॉरेन करेंसी आपके यहां आनी चाहिए। यानी कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पास फॉरेन करेंसी लाने का दूसरा तरीका होगा एफडीआई। आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मंगवाओ। जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा, जब फॉरेन के लोग यानी फॉरेनर कंपनियां आपके यहां पैसा लगाएगी, तो आपका जो इकोनॉमी है अगर वो क्लोज है, आप बंद करके रखे हुए हो अपने दरवाजों को, तो आपके यहां दूसरी कंपनियां क्यों आएंगी? आप उसे आने नहीं दोगे, या उसे आने में आप बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगा दोगे जिससे वो आपके यहां आने में डरेगी। तो फॉरेन करेंसी आपको लाने का सेकेंड तरीका एफडीआई है। और अगर एफडीआई भी नहीं आ रही है तो नेक्स्ट आपको मजबूरी है कि आप अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे आप पैसा लो, उस करेंसी में पैसा कर्ज लो। जब कर्ज लोगे तो फाइनली आपको कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, यानी वो एक तरीके से आपके देश पर बर्डन होगा। तो सिंपल तरीका क्या है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। दूसरा इसका रीजन समझते हैं कि क्यों करना पड़ेगा। मान लो कि हम बात करें इंडिया की और एक दूसरी कंट्री ले लें, मान लो हम ले लेते हैं जर्मनी को।
दोनों देश को देखें अगर हम, तो इंडिया में लेबर यानी पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज्यादा है और हम कह सकते हैं कि लेबर क्लास लोग बहुत ज्यादा हमारे पास है, यानी कि हमारे पास अगर कोई कंपनी बैठती है तो लेबर ओरिएंटेड अगर कंपनी है, मान लो ऐसा कोई सामान बनाना है जिसमें मैन पावर का लगना, मतलब मैन पावर से वो सामान अच्छा बन सकता है, ज्यादा बन सकता है, या उसका आपकी गुणवत्ता और उसके पैसे को लेकर कहें तो वो आप कम खर्च में भी अच्छा बना सकते हो। यानी कि अगर हम लेबर ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें इंडिया टॉप करेगी, क्योंकि इंडिया के पास मैन पावर बहुत ज्यादा है। वैसे ही कंपैरिजन करें जर्मनी के साथ, जर्मनी के पास मैन पावर नहीं है लेकिन जर्मनी के पास कैपिटल ज्यादा है, यानी ये कैपिटल रिच कंट्री है और ये लेबर रिच कंट्री है। तो ऐसे कंडीशन में हम बात करें दोनों देशों की, तो अगर इंडिया लेबर ओरिएंटेड कोई काम करता है तो ऑब्वियसली उसके जो सामान बनेंगे वो थोड़े सस्ते होंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भी बन सकते हैं। अगर जर्मनी की बात करें, और जर्मनी अगर लेबर ओरिएंटेड काम करता है तो ऑब्वियसली चूंकि वहां पर लेबर की क्राइसिस है, तो जर्मनी में अगर उसी सामान को बनाया जाए तो उस सामान का रेट वहां ज्यादा होगा। यानी अगर जर्मनी के पास कैपिटल ज्यादा है, अगर वो कैपिटल बेस्ड कोई काम करती है तो ऑब्वियसली वो इंडिया के कंपैरिजन में जर्मनी का सामान हमारा सस्ता होगा। तो अब ग्लोबलाइजेशन या एक्सटर्नल ट्रेड या हम ट्रेडिंग करें दूसरे देश के साथ, तो उसका एक यहां पर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऐसा क्यों ना हो कि भारत जो है वो लेबर ओरिएंटेड सामान बनाए और जर्मनी जो है वो कैपिटल ओरिएंटेड सामान बनाए, और भारत अपने सामान को इस देश को एक्सपोर्ट कर दे और जर्मनी से कैपिटल बेस्ड सामान को अपने यहां इंपोर्ट करा ले। अगर ऐसा होता तो दोनों के लिए सिंपल हो जाता, क्योंकि हमें तो दोनों की आवश्यकता, हमें लेबर ओरिएंटेड सामानों की भी जरूरत है, हमें कैपिटल ओरिएंटेड सामानों की भी जरूरत है, वैसे ही जर्मनी को कैपिटल ओरिएंटेड सामानों की भी जरूरत है और लेबर ओरिएंटेड सामानों की भी जरूरत है। तो अगर हम कैपिटल बेस्ड सामान जर्मनी से मंगा लें और इंडिया लेबर बेस्ड सामान जर्मनी को एक्सपोर्ट कर दे, इससे क्या हुआ कि अगर यहां पे ये एक्सपोर्ट करता है, अगर ये एक्सपोर्ट करता है तो इसके पास जर्मन करेंसी आएगी, और ये इंपोर्ट करता है इंडिया तो जर्मन करेंसी में ये पेमेंट भी करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है समझाने का कि क्यों ट्रेड जरूरी है, क्यों हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ध्यान देना शुरू किए, क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम इंपोर्ट भी करें और हम एक्सपोर्ट भी करें। इंडिया के बात करो तो इंडिया के केस में था कि हम क्रूड ऑयल मंगाते थे और हम भेजते कुछ नहीं थे, क्योंकि जो स्थिति थी हमारी पहले, तो हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजी बनाकर हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की पूरी कोशिश की, जो आज के डेट में जब हम लोग बीओपी पढ़ेंगे या एफडीआई पढ़ेंगे तो वहां हमें दिखाई भी देगा कि किस प्रकार ये लोग ये सारे टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये है हमारा कि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की आवश्यकता है आपको। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर हम समझें इस तरीके से, तो अगर मान लो कि बोला जाता है कि इंपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, इंपोर्ट मींस क्या हुआ कि गुड्स कमिंग इनटू कंट्री, यानी आप बाहर से सामान को मंगवा रहे हो, यानी कि इंपोर्ट मींस हुआ कि सामान आपके देश में बाहर से आ रहा है। तो जब सामान आपके देश में बाहर से आएगा, यानी आप बाहर से सामान खरीदे, इट मींस क्या है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और जब पेमेंट करोगे आप तो आपको उसी देश के करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी टू मेक पेमेंट। और जब पेमेंट करोगे तो इन डेट केस क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो है आपके देश से बाहर जा रही है, फॉरेन करेंसी आपके देश से बाहर जा रही है। यानी इंपोर्ट मींस क्या हुआ कि गुड्स आपके यहां आई बाहर से और पैसा जो है फॉरेन करेंसी आपके देश से बाहर गया। वैसे ही बात करें अगर हम एक्सपोर्ट की,
तो एक्सपोर्ट में क्या होगा कि गुड्स जो होंगे वो आपके देश से बाहर जाएंगे, यानी सामान जो है गोइंग आउट टू कंट्री, इसमें सामान क्या होगा आपके देश से बाहर जाएगा। जब देश से बाहर जाएगा तो आप क्या करोगे, आप पेमेंट रिसीव करोगे, और जब पेमेंट रिसीव करोगे इसका, तो एक्सपोर्ट में क्या हुआ कि आप पेमेंट रिसीव किए, और जब आप पेमेंट रिसीव किए इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो है आपके देश में आई, यानी कमिंग इन कंट्री हुआ। तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कि इंपोर्ट बोल रहा है मतलब गुड्स आए और फॉरेन करेंसी गई, एक्सपोर्ट बोला मतलब गुड्स गए और फॉरेन करेंसी आई। तो ये आपको यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉरेन करेंसी, इसमें जब हम बाहर सामान बेचे तो हमें हमारे ही करेंसी में पैसा क्यों नहीं मिला, तो पैसा हमें हमारी ही करेंसी में मिल रहा है, बट वो देश पैसा अपना करेंसी में हमारे आरबीआई को सबमिट किया और आरबीआई से हमें पैसा फिर इंडियन रुपी में मिला। बट फाइनली हुआ क्या, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हुई। फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व किस प्रकार से हुई, वो बाहर से हमारे देश में इन कर गई। तो अगर हम मान लो कैसे समझे कि ये इंडिया है और इसमें इस तरीके से फॉरेन करेंसी आ रही है और फॉरेन करेंसी जा रही है, तो इस दोनों के केस को समझो कि बीओपी कहता है कि ये और ये आपका हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कि बैलेंस आपका ये जितना फॉरेन करेंसी आपके देश में इन किया उतना ही फॉरेन करेंसी आपके देश से बाहर जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके यहाँ मान लो जाने वाला रेट ज़्यादा है और आने वाला रेट कम है, इन दैट केस आपको उसको मेंटेन रखना होगा। उसके मेंटेन रखने की जिम्मेवारी हमारे आरबीआई की है, आरबीआई को ही बीओपी मेंटेन रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो आरबीआई को इन दैट केस या तो एफडीआई लाइए आप कहीं से, या आप बाहर से जाके लोन लीजिए। तो आपको हर हालत में इसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को करना है, जरूरी है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए घातक है। क्यों घातक है, उसका अगला ये साइड है आपका कि फ्लिप साइड ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड का अगर ट्रेड इतना ही अच्छा है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे क्रिटिसाइज करने के लिए, तो इसकी बुराइयां क्या है या इसके ड्रॉबैक्स क्या है, आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें ट्रेड के, इस प्रकार के ट्रेड के बुराइयों का, तो पहला बुराई ध्यान से समझो, इसका पहला जो ड्रॉबैक है, ये कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी किसी और देश पर बढ़ाती है। जैसे मान लो हमें किसी सामान की आवश्यकता है और हम दूसरे देश से बाहर से मंगवा लें, हम चाहते तो उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते थे, बट हम नहीं बनाए, हम बाहर से मंगवा लिए। हमें कोई भी चीज़ों की आवश्यकता, जैसे भी आप बात करो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डिफेंस में हम बाहर से अब कुछ नहीं मंगाएंगे, हम खुद ही बनाएंगे, तो ये इंडिपेंडेंसी आपको मजबूत करती है। क्योंकि आप जब बाहर से मंगाओगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेनिटी को दांव पर रखकर बात कर रहे हो। क्यों बात कर रहे हो, इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आएगा। 1947 के पहले का इंडिया, अगर इंडिया हमारा गुलाम हुआ तो गुलामी के जड़ में जाओ तो स्टार्ट कहां से हुआ था, एक ट्रेडिंग से ही तो स्टार्ट हुआ था। यानी कि ट्रेडिंग ही आपको कहीं ना कहीं आपके सॉवरेनिटी पर दांव पर खेल जाती है। जैसे मान लो कि हम इंपोर्ट करते चले जाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, हम उस बीओपी को मेंटेन नहीं करते, तो बीओपी को मेंटेन करना तो आपको एक जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना पड़ेगा, और आप लगातार लोन में जाओगे तो आप अपने ही इंडिपेंडेंसी को दांव पर लगाकर लोन लोगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हमने इंट्रो दिया कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वो इसी प्रकार से चलेगा। जैसा कि आप भी जान रहे हो कि यूपीएससी के प्री का डेट अनाउंस हो चुका है, अब समय आ गया है अपनी तैयारियों को फाइनलाइज करने का, और जो तैयारी आप कर चुके हैं उसे बूस्टअप करने का। तो इसके लिए हमारे चैनल के द्वारा 2-3 चीज़ें की जा रही है जो इंपॉर्टेंस रखेंगी सभी के लिए। पहला तो इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इससे 8-10 क्वेश्चन, अगर एवरेज की बात करें तो हर साल आपको 10 क्वेश्चन एवरेज इस पे इजी वे में
आ ही रहा है। आपको जब हम उस टॉपिक पे ले जाएंगे तो दिखाएंगे भी उसके एनालिसिस को, किस प्रकार उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर थोड़ा सा टाइम अगर आप उस पर देते हो तो आपको वो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ करेंट अफेयर का बात करें तो करेंट अफेयर जो है जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक का करेंट अफेयर आपको एक साथ सीरीज के द्वारा मिलेंगे, जिसमें वो टॉपिक वाइज वो बाइफर्केट किए हुए हैं। आपको पॉलिटिक्स के, इकोनॉमी, आपके इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के करेंट अफेयर जो हैं आपको जनवरी से लेके अब तक के मिलेंगे। एक कंप्लीट पैकेज रहेगा वो देखना ना भूलें। साथ ही पॉलिटी का क्लास चल रहा है, पॉलिटी के क्लास को एंजॉय करें। पॉलिटी इस प्रकार से पढ़ाई जा रही है कि आपको केवल उस वीडियो को गौर से सुनना है और देखना है। अगर आप सही से देख लेते हो तो आप गारंटेड रहो कि आपको चीजें मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है कि वो टॉपिक और वो आपके दिमाग पे एकदम क्लियर रहेगा और उससे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो छूटेंगे भी नहीं। इसके साथ ही साथ आपका इकोनॉमी का सेक्टर लास्ट स्टेज पर है। ये अब खत्म करने के बाद इकोनॉमी के करंट अफेयर पर ही हम लोग केवल चलेंगे। तो समय है, अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है। उस टाइम में आप लोग मैक्सिमम अपना एनर्जी लगाओ और यूपीएससी का प्री निकालो ताकि फिर मेंस की तैयारी की जा सके। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना है तो कमेंट करो। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। किसी टॉपिक पे आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए तो वो भी डाल सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाए। थैंक यू।